अभी हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, है ना। तो अब मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होता है, सपोज हमारे पास 2 स्कोर है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, ठीक है, 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ। इसमें क्या हुआ, बच्चों का स्कोर कितना है, किसी का 10 है, 15 है, 50 है, 49 है ना। और इस क्लास में बच्चों का स्कोर कितना है, 2 है, 5 है, 7 है और 8 है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वेरिएशन कितना दिख रहा है, सेक्शन ए में, क्लास ए में ज्यादा वेरिएशन है, और यहाँ पे क्या है, वेरिएशन कितना है, कम है, ये स्कोर आपस में क्लोज है। तो यही होता है हमारा वेरिएशन, कुछ खास नहीं है, जो भी डेटा हमारा है उसमें कितना वेरिएशन आता है। अब इसको मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्या है, हाई वेरिएबिलिटी, इट कंटेन स्कोर विल वेरी फ्रॉम मीन वैल्यू अराउंड द मीन वैल्यू। सपोज इफ वी हैव अ मीन स्कोर, ठीक है, हमारे पास में ये डेटा सेट है, और ये डेटा में अगर हम देखें, ये हमारे पास अगर डेटा है, इस डेटा में अगर हम देखें तो ये है हमारा सपोज मीन, है ना, ये हमारा मीन है। अब ये सारा स्कोर कितना मीन के क्लोजर है, ठीक है, कितना मीन के क्लोजर है, ये यहाँ पे स्कोर कितना मीन के क्लोजर है, क्योंकि एवरेज के क्लोजर है। एवरेज के क्लोजर होने मतलब आपस में डिफरेंशिएशन नहीं होना। स्कोर मेजर करने के लिए हमारे पास में 3 वेज है, रेंज, इंटरकोटाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ठीक है, ये सारे मेजर्स हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी को हम वेरिएबिलिटी बोल सकते हैं, डिस्पर्शन बोल सकते हैं, स्प्रेड बोल सकते हैं, दिस ऑल आर द सेम थिंग। ये सारी चीजें क्या है, सेम है। वेरिएशन अमंग द स्कोर, so dispersion, spread, these all are the synonyms, ठीक है। you can see here, suppose 2 कंपनी है या शॉप है, ये ब्रांड ए है या ब्रांड बी है ना, इनकी सेल है, पेंट की सेल है, ये पेंटिंग जो बॉक्स है, पेंट है, उसकी सेल है। तो यहाँ पे देखो, इसमें कितना वेरिएशन है, और इसमें अगर हम मंथ की सेलिंग देखें पेंट की, तो ये सारा स्कोर क्या है, उसका मीन क्या है, सपोज 35 है ना। तो यहाँ पे स्कोर आर मोर क्लोजर टू द मीन वैल्यू, यहाँ पे कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आया। सेल इसकी फ्रीक्वेंटली होती है, सेल क्या होती है, फ्रीक्वेंटली होती है ना। पर यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, किसी दिन हाई सेल हो जाएगी, किसी दिन लो सेल होगी, किसी दिन हाई सेल, किसी दिन लो सेल। तो यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज्यादा है, मिनिमम देखो, मैक्सिमम देखो, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो ये है वेरिएबिलिटी, डिस्पर्जन। If mean score are, if all score are closer to the mean value, then its variability is less. Okay? तो सबसे पहला तरीका है, सबसे crudest way, सबसे रो वे। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का है रेंज। कार्ल पियर्सन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, रेंज को। किसने इंट्रोड्यूस किया था, कार्ल पियर्सन, ठीक है। इट इज अ क्रूडेस्ट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। क्रूडेस्ट क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ 2 स्कोर को लेके मेजर करता है, ये एंटायर स्कोर को मेजर नहीं करता। एंटायर जो पूरा स्कोर सेट, सभी पूरा स्कोर है, मेरा ये स्कोर का सेट है पूरा, इन सबको लेके मेजर नहीं करता है। हाईएस्ट और लोवेस्ट ये 2 स्कोर के बेसिस पे मेजर करता है, इसलिए ये क्या है, क्रूडेस्ट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है। इसे हम अच्छा मेजर्स नहीं मान सकते, है ना, क्योंकि सिर्फ 2 डेटा को इन्वॉल्व करता है और वेरिएबिलिटी बताता है, क्योंकि बीच में तो और ज्यादा वेरिएशन भी आ सकता है स्कोर में, इसलिए ये बेटर नहीं है। ये क्या बताता है, मैक्सिमम वेरिएशन का डेटा सेट। फॉर एग्जांपल ये स्कोर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लोएस्ट क्या है, 2 है, लोएस्ट क्या है, 2 है, और मैक्सिमम क्या है, 20 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे मेजर करने का तरीका क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट स्कोर। तो ये क्या बताता है, सिर्फ मैक्सिमम वेरिएशन बताता है, डेटा सेट में मैक्सिमम वेरिएशन कितना है। ये इंटरनल वेरिएशन नहीं बताता है, इंटरनल इन द सेंस ये आपस में कितना वेरिएशन है, ये सारी चीजें इंटरनल पूरे डेटा को लेके वेरिएशन नहीं बताएगा, ये बस बताएगा
मैक्सिमम वेरिएशन स्कोर में कितना है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, ये किसलिए इस्तेमाल हो सकता है, क्लास साइज को जब हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो क्लास इंटरवल बनाते हैं, तो क्लास इंटरवल को लेने के लिए कि क्लास इंटरवल कितना हो, 5 से 10 हो या फिर 10 से 20 हो, क्लास साइज कितना हो, उसको लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वेरिएशन 18 है, तो यहाँ पे क्लास साइज 2 3 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 10 तो लेंगे नहीं हम, तो फॉर एग्जांपल क्योंकि 10 लेंगे तो ये दो फ्रीक्वेंसी में खत्म हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो रेंज क्या है, ग्रेटेस्ट में मैक्सिमम वेरिएशन बताता है, इंटरनल वेरिएशन को नहीं बताता है, क्योंकि ये सिर्फ दो स्कोर को लेकर बताता है। इसके ड्रॉबैक आपको मैंने बता दिए, इसका एक्सट्रीम स्कोर पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सपोज फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक्सट्रीम स्कोर मतलब आउटलायर यहाँ पे आ जाता है 2000। ठीक है, अब इसका कितना हो जाएगा, 2000 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1998। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्कोर। अब ये वेरिएशन, पर स्कोर को हम देखें, स्कोर में इतना कुछ वेरिएशन नहीं है, स्कोर 1 डिजिट में है, एक सिंगल आउटलायर की वजह से, एक सिंगल एक्सट्रीम वैल्यू से। ये क्या है, आउटलायर। आपको मैंने पहले भी बताया मीन में आउटलायर का इन्फ्लुएंस होता है, इसमें भी इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सिंगल एक्सट्रीम स्कोर की वजह से पूरा स्कोर, पूरा मैक्सिमम वेरिएशन, अपना जो आउटपुट है वो पूरा चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये एकदम सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ खास है नहीं, आपको नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है रेंज का। ओके, नेक्स्ट है कोटाइल। कोटाइल डेफिनेशन क्या करता है, ये टोटल स्कोर है। यस, crude measures is a lowest score. It is not. It is the poorest measures of variability because it takes only two score from data set, highest and lowest. Okay, that's why it is a crudest. It just take. It is not most stable. It is not most reliable like standard deviation. Okay, it is the poorest way of measuring variation among any data set. That's why it's called crudest. Crudest way, right? Now, if we talk about the quadrant deviation, it takes middle 50% of score, मिडिल के 50% स्कोर को लेकर वेरिएशन दिखाता है। अब स्टिल इट इज नॉट गुड बट इट इज बेटर देन रेंज, है ना। रेंज से थोड़ा बेटर है क्योंकि वो सिर्फ दो स्कोर को लेता था, ये क्या करता है, मिडिल के स्टार्टिंग के 25% को छोड़ के और लास्ट के 25% को छोड़ के मिडिल के 50% डेटा को इंक्लूड करता है वेरिएशन निकालने के लिए, राइट। अब अगर हम इसका देखें फीचर्स क्या है, it takes middle 50%. Okay, it is not affected by extreme value. अब ये एक्सट्रीम वैल्यू से क्यों इफेक्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो ये क्या करता है, मिडिल के 50% को मेजर करता है। अब एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, 25 फिर मैंने लिख दिया 500, ठीक है, 600, 700 और लास्ट में आ गया राइट। अब ये भी एक्सट्रीम वैल्यूज है, ये भी एक्सट्रीम वैल्यूज है, these are the outliers. It is a very lowest value and it is a very highest value. पर अब अगर हम रेंज निकालते हैं तो रेंज में इफेक्ट होगा, बट कोटाइल डेफिनेशन टेक्स ओनली मिडिल 50%, it takes only middle percent to measure कोटाइल डेविएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, एक्सट्रीम वैल्यूज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना भी वैल्यू में आगे बढ़ा दूं, 1 CR 2 CR 10 CR, जो कोटाइल डेविएशन यहाँ आना ही है। That's why here extreme values is not affected. Write down कोटाइल डेविएशन not affected by extreme values, कितना लिखो, और लिखो मिडिल 50%, बस 50% लिख दो, याद रहेगा आपको। ठीक है, लिखो not affected by middle or any extreme values, right। ये क्या नॉन पैरामीट्रिक है, जैसे देखो
जिस कंडीशन में हम मीडियन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी, और हमें उसी सेम डेटा को मेजर्स ऑफ वेरिएंस निकालना, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी निकालना है, तो हम लगाएंगे टोटल डेविएशन। जिस डेटा सेट में मीडियन इस्तेमाल किया गया फाइंड आउट सेंट्रल टेंडेंसी, उस डेटा सेट में अगर आपको मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी निकालना हो तो टोटल डेविएशन इज एप्रोप्रिएट, राइट? इट इज आल्सो नॉन पैरामीट्रिक measures variability along with median measures of central tendency, है ना? जिस डेटा से हमारे सपोज हमारे पास में कोई डेटा सेट है ना, ये डेटा सेट है हमारे पास फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या है, इस डेटा सेट में क्या हो रहा है, देखो ये डेटा सेट क्या है, मीडियन इस्तेमाल करते हैं। अब मीडियन हम किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग कंडीशन से। डेटा अगर रेंज में ऑर्डिनल डेटा है हमारे पास, ठीक है, स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं पता, लास्ट की वैल्यू नहीं पता, या फिर डेटा स्क्यूड है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था स्क्यूड डेटा है, तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मीडियन का इस्तेमाल करते हैं, मीन का इस्तेमाल नहीं करते। आपको रीजन मैंने बताया था लास्ट प्रीवियस क्लास में, क्यों नहीं करते हैं, दोज हू मिस्ड वॉच इट, ओके। तो इस केस में हम मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रंकेटेड डेटा, स्क्यूड डेटा, और in case of ordinal data we use median to measure the central tendency. यहाँ पे mean is not appropriate in this case, any of the above case, या तो डेटा skewed है, या डेटा ordinal है, या डेटा truncated है, इनमें से कोई सी भी कंडीशन है तो हम mean का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे median का इस्तेमाल। अब यहाँ पे हमें measures of variability निकालनी है, सपोज इस सेम टाइप के डेटा में जहाँ पे हमने मीडियन इस्तेमाल किया है इस सेम कंडीशन में, अब यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टू मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी टोटल डेविएशन। व्हाट इट, व्हेनेवर यू यूज मीडियन टू फाइंड आउट द सेंट्रल टेंडेंसी, टू फाइंड आउट द वेरिएबिलिटी ऑफ द सेम डेटा सेट, you have to use total deviation because it is the most appropriate in that condition. क्लियर है? जिसको ये और समझ में नहीं आ रहा है, मीन मीडियन मोड की क्लास देखिए, ये थोड़ा बेटर समझ में आएगा, उसके बाद ये देखना, ठीक है? हाँ, अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो, ये रहा फॉर्मूला, टोटल डेविएशन Q3 माइनस Q1, है ना, इसको फर्स्ट टोटल बोलते हैं Q1, थर्ड टोटल Q3, ठीक है। अब Q1 Q2 कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे देखो, ये भूलना मत, अब कंफ्यूजन क्या आ सकता है एग्जाम में, हमेशा कंफ्यूजन होता है इस चीज को लेकर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जब आप निकाल रहे हो टोटल डेविएशन को, जब इसकी वैल्यू लगाओगे तो यहाँ पे 2 है, बट टोटल 1 निकालना है हमें, तो यहाँ पे 4 है, देखो यहाँ पे 4 है ना, तो ये यहाँ पे 2 आएगा, ये भी सामने दिख रहा है ना आपको फॉर्मूला, तो आपको इजी लग रहा है, बट हम थोड़ा सा क्या है डिफरेंशिएट करके रखना है अभी, ठीक है। Q1 Q3 निकालते टाइम यहाँ पे 4 आएगा, टोटल डेविएशन निकालते टाइम यहाँ पे 2 आएगा, तो इसका फॉर्मूला है। अब Q1 Q3 कैसे निकालेंगे, n+1/4 स्कोर, ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, पोजीशन, फोर्थ स्कोर। आपने देखा होगा मीडियन में भी क्या बताता है, जब हम मीडियन निकालते हैं तो n+1/2 क्या बताता है, वो 9th स्कोर, वो पोजीशन बताता है, पोजीशन, है ना। अब पोजीशन किस जगह पे इस्तेमाल होता है, जब रैंक ऑर्डिनल डेटा, मीडियन क्या है, सीजी है डेटा की, है ना, तो यहाँ क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। यहाँ पे Q3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, क्लियर है। सी एग्जांपल, ये डेटा है, सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, ये Q1 हमने निकालना है सबसे पहले, ठीक है, ये फॉर्मूले में Q1 और Q3 आएगा, n+1/4, n कितना है, 9 है, 9+1/4 क्या आ जाएगा, 10/4, तो क्या आ गया 2.5, 2.5 मतलब 1 2 इन दोनों के बीच का, तो 2 और 4 का हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, 2 + 4 / 2 कितना
कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है, ये आ जाएगा 2.5। यहाँ पे स्कोर नहीं आएगा, ये डायरेक्ट यही है, ठीक है, 2.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे सपोज हमें निकालना है, सॉरी ये पहले इसका 2.4 तो पोजीशन आएगी, मैंने हमारे से वापस कर दिया। ये है हमारा 10/4, तो हमने क्या निकाल लिया 2.5। अब हमें क्या देखना है 2.5 स्कोर देखना है ना। तो ये 1 2 ये 3 है, इन दोनों के बीच का आएगा, तो यहाँ पे 0.5 दिख रहा ना, तो हम क्या कर सकते हैं सेकेंड स्कोर प्लस थर्ड स्कोर डिवाइड बाय 2 ये ले सकते हैं। तो सेकेंड स्कोर क्या है 2, थर्ड स्कोर क्या है 4, ठीक है, तो थर्ड स्कोर क्या है 4 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6/2, तो क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ चुका है 3, है ना। ये एक तरीका निकालने का, ये सिंपल तरीका है, ये इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब सपोज यहाँ पे क्या आ जाता है बाय चांस, यहाँ पे आ जाता है 2.25, क्या आ जाता है 2.25, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 1/4 से, किससे डिवाइड करेंगे 1/4 से। देखो यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। सेकेंड स्कोर 2 है, ठीक है, थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस सपोज 2 आया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा +2। तो जब यहाँ पे 2.5 आ जाता है, मतलब क्या होता है ये 100 का फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पे लगाइए 1/4, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया Q1। अब Q3 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम चीजें है, बस क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अंदर का सॉल्व करेंगे 10 into 3, ठीक है, 10 into 3 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30/4, तो क्या आ जाएगा स्कोर 7.25, ठीक है, 7.5 स्कोर। तो 7 और 8 का बीच का, तो हम इसको एवरेज ले लेंगे, 7 और 8 के बीच का 10 + 12 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पे Q3 और Q1 आ गया, तो 11/3 डिवाइड बाय 2 ये आ गया टोटल डेविएशन। क्लियर है सबको, एनी डाउट, टोटल डेविएशन क्लियर है सबको। सपोज यहाँ पे क्या आता है 7.25, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 7th स्कोर प्लस 1/4 डिफरेंस ऑफ 8th स्कोर माइनस 7th स्कोर, ठीक है। यहाँ पे 7th स्कोर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, क्या आया 10 प्लस 1/4, 8th स्कोर क्या है 12, 12 है ना 12, 7th स्कोर क्या है 10, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 10 प्लस क्या आ जाएगा 2/4, आगे सॉल्व कर लो इसको, ठीक है ना, आगे इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा टोटल डिवीजन। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पे क्या करना है 1/4 तो लेना है, क्यों, क्योंकि देखो ये 0.5 क्या है हाफ है ना 100 का, ये क्या है 1/4 है ना, समझ रहे हो, ये 1/4 है, क्लियर है। नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ टोटल डिवीजन, ग्रुप का नहीं आएगा, ठीक है, ग्रुप का उतना लंबा चौड़ा तो न्यूमेरिकल में आता नहीं है, ग्रुप का ऐसे आ सकता है। इसका मैंने आपको बता दिया शुरू में, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है, इट इज बेटर देन रेंज, नॉट बेस्ट बट इज बेटर देन रेंज। ये नॉन पैरामीट्रिक है, नॉन पैरामीट्रिक क्यों है, ऑर्डिनल डेटा को लेके मेजर करता है, या डेटा स्क्यूड हो, है ना, तो ये क्या है नॉन पैरामीट्रिक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है पैरामीट्रिक है।
ठीक है, आपको पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में डिफरेंस पता है, मैंने बताया था, है ना। तो ये क्या है, नॉन पैरामीट्रिक है। नेक्स्ट है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या करता है, मीन डेविएशन इज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज टेकन फ्रॉम मीन मीडियन मॉड। ठीक है, ये डेविएशन मेजर करता है, ये हम इसे मीन लेके भी कर सकते हैं, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन थ्रू मीडियन, मीन डेविएशन थ्रू मोड, हम तीनों तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, पैरामीट्रिक है। मीन डेविएशन क्या है, पैरामीट्रिक है, इंटरवल और रेशियो स्केल को लेके मेजर करता है, इट इज अ पैरामीटर, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये लास्ट स्टडी के थ्रू रेंज और कोटाइल डेविएशन से बेटर है, इट इज बेटर देन रेंज एंड कोटाइल डेविएशन। मीन डेविएशन इज लिस्ट व्हेन मेजर्ड अराउंड द मीडियन, राइट। अब देखो यहाँ पे ये तीनों के फॉर्मूले हैं, दिस आर द फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन, है ना, अनग्रुप डेटा का, और ये है ग्रुप डेटा का, इनका फॉर्मूला याद रख लो। दिखला फॉर्मूला, और कुछ देखता हूँ इसमें डेविएशन के बारे में। बस इतना ही काफी है ना। ये है ग्रुप डेटा का मीन डेविएशन, इनका न्यूमेरिकल खासकर इतना आता नहीं है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएबिलिटी स्कोर अराउंड इट्स मीन वैल्यू, ये पैरामीट्रिक है, इंटरवल और रेशियो स्केल को लेकर मेजर करता है, मोस्ट स्टेबल ऑफ वेरिएबिलिटी एंड फ्लक्चुएट वेरी लेस बिकॉज इट इंक्लूड ऑल डेटा सेट, है ना। मीन डेविएशन में आपको बता देता हूं कि ये मेजर करता है 57% स्कोर को लेकर, है ना, 57% को स्कोर को लेकर मेजर करता है, और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट स्टेबल, ठीक है, मोस्ट स्टेबल मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, इट इंक्लूड ऑल डेटा सेट, है ना, फ्लक्चुएट वेरी लेस, और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करें तो उसको बोलेंगे वेरिएंस, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला देखो आप, ये है फॉर्मूला, इसको डिनोट करते हैं ये सिग्मा, है ना, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सारी चीजें सिंपल है, आपने पढ़ी होगी, है ना, जिसने नहीं पढ़ी वो हमें मिलेगा, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ मीन डेविएशन का, छोटा सा आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ मीन डेविएशन का। सपोज मेरे पास एक स्कोर है, क्या स्कोर है मेरे पास, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2, 3, 5, 6, 8 और 10। अब इसका अगर हम मीन निकाले तो क्या आएगा, कैलकुलेट करिए, 10, 20, 20 के बाद निकाले 26, 31, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा 31 को सिंपल बना देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, 32, 32 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 32 डिवाइड बाय 5 क्या आ जाएगा, क्या आएगा 6.4। तो ये हमारा निकल गया मीन, ये क्या निकल गया, मीन निकल गया। अब इस मीन को हम क्या करेंगे, हर स्कोर से माइनस करेंगे 6.4 से, ठीक है, इसको हम हर स्कोर से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 3.4, ठीक है, माइनस 1.4, माइनस 0.4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो यस 8 माइनस
1.6 और इसको माइनस करेंगे तो 3.6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये नेगेटिव है ना, यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब हमने क्या किया, इसका सबका मीन निकाला। ये हर स्कोर को, सपोज ये x है, x से माइनस किया मीन को, हर स्कोर को, है ना। अब ये क्या है, यहाँ पे हम एरो लगाते हैं ये, ताकि इसका, अब ये क्या है, कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इसका माइनस हमें रिमूव करना होता है, ये चीज का ध्यान रखना है, इसका माइनस हमें रिमूव करना होता है। अब इसका सम अप करिए, क्या आएगा, इस पूरे का सम अप, माइनस को हटा के 3.4 प्लस 1.4 0.4 और 1.6 2.6 क्या आ जाएगा, 4 8 12 8 12 प्लस 18 प्लस 10.4। ठीक है, सपोज ये आ गया 10.4, है ना। बस तो जो स्कोर आया हमारा, इसको क्या कर देंगे हम, ये आ गया हमारा स्कोर 10.4, इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 से, ये निकल गया हमारा मीन डेविएशन। ये सिंपल सा तरीका है मीन डेविएशन निकालने का। ठीक है, क्या आ जाएगा 2.5 सपोज 2.05 व्हाटएवर। तो ये क्या मीन डेविएशन निकालने का तरीका। इसमें हमने क्या करा, ये स्कोर है, इसका मीन निकाला, ये मीन निकला, हर स्कोर को इस मीन से माइनस कर लिया। क्या करोगे, सिंपल तरीका है, देख लो, है ना। हर स्कोर को मीन से माइनस कर लिया, ये आ गया हमारा डिफरेंस। अब कभी यहाँ पे माइनस आता है ना, तो इस माइनस को रिमूव करना है, यहाँ पे माइनस नहीं आ सकता, यहाँ पे सिंबल लगेगा डबल, यहाँ पे ये डबल डेश, इसको क्या बोलते हैं भूल गया, ये माइनस में नहीं आ सकता, इसको माइनस को रिमूव करना है, इन सबको सम अप कर लेना है। ठीक है, और इसको n से डिवाइड कर देंगे, बस इतना छोटा सा प्रोसेस है मीन डेविएशन निकालने का। क्लियर है मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हाँ after summing 10 of 10 by 4 we have to divide the number of score, divide by n, 10.4 divided by n, now some point, it is called mean, it is called mean deviation around the mean। अब mean deviation around the median क्या होगा, सेम प्रोसेस है, हमने क्या किया था, इसका मीन निकाला था, यहाँ पे इसका मीडियन निकाल लेंगे, मीडियन सपोज 6 आया, तो बस सेम प्रोसेस फॉलो करना है आगे की, इसको बोलेंगे मीन डेविएशन अराउंड द मीडियन। क्लियर है, यस, मीन डेविएशन, है ना, ये तरीका दिस इज द वे टू फाइंड आउट द मीन डेविएशन। एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ। सारे स्कोर को सम करेंगे, मीन निकालेंगे, हर स्कोर को उस मीन से माइनस करेंगे और ये माइनस हटा के सम अप कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे n से, बस ये है मीन डेविएशन अराउंड द मीन। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है और डेटा सेट हमारा कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पे हम देखें स्टैंडर्ड डेविएशन, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ना एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसका इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब चीज आ सकती है, इसको कैसे करें ये नहीं आएगा, क्योंकि बहुत थोड़ा लंबा है, लेंदी है, आता भी है तो आप छोड़ देना, इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अंडर रूट वगैरह निकालने में टाइम वेस्ट होगा, इससे तुक्का लगा देगा। ठीक है, तो इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, खासकर कि मीन डेविएशन होता क्या है। अच्छा तेरा मैथमेटिक्स कमजोर है क्या, तुम ताली बजा रहा है। हाँ ना, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है करके दूसरे सब्जेक्ट क्या बोलते हैं इसको, सारे क्वेश्चन को बिगाड़ने से अच्छा है जो आता है उसको अच्छे से करो, है ना, जो नहीं आता उसको तुक्का लगाओ, ये तरीका है। तो ये देखो, इसका हम ये नहीं देखेंगे, जिसको देखना है ना मैं इसकी पीपीटी भेज दूंगा, ठीक है, थ्योरेटिकली देख लेना, एक बार देख लेना, पढ़ लेना इसको, इसका आएगा नहीं, इसका फॉर्मूला देख लो बस, फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रख लो, कभी फॉर्मूला आ गया तो मेरे दो कॉलम में फॉर्मूले आ सकते हैं,
ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में क्या हो सकता है, मेन थ्री कॉलम में फॉर्मूले आ सकते हैं, इसलिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। सारे फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, इसलिए फॉर्मूला याद रखें। प्रॉपर्टीज, इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज, ये क्या करता है, मेजर करता है रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल। ये पैरामीट्रिक है, जहां पे डेटा हमारा रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल हो, उस टाइम पे क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब देखो, सपोज हमारा डेटा रैंक में रहा, तो उस टाइम पे कौन सा सबसे बेस्ट मेजर है, और कौन सा है, टोटल डेविएशन। इट इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट रिलायबल, फ्लक्चुएट वेरी लेस, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इन कंपैरिजन टू अदर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसमें आउटलायर्स का इफेक्ट होगा, जैसे मीन में होता है आउटलायर्स का इफेक्ट, है ना। ये 2, 5, 6, ये हमारा इसका अगर मीन निकाले और यहाँ पे मैं डाल दूं 6000, तो मेरा एवरेज चेंज हो जाएगा ना, 6 की जगह 6000 डाल दूं, वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन में due to extreme value, due to outliers, it is affected, है ना। If mean of two group are same, then group having a larger standard deviation, क्या बोल रहा है, जैसे ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों का मीन है 50, इसका भी मीन है 50, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सपोज, then group having a larger standard deviation is more variable than one having less standard deviation। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। इसका मतलब क्या है, ग्रुप ए में वेरिएशन ज्यादा है अमंग द स्कोर, अमंग द डेटा सेट, आपस में वेरिएशन इज मोर। किसी दो स्कोर का मीन अगर सेम हो, जिस स्कोर का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो स्कोर में वेरिएशन अमंग द डेटा सेट इज लार्जर, वो आपस में बहुत डिफरेंसेस है, ठीक है। आपस में डिफरेंसेस, कोई स्टार, कोई ट्रायंगल, कोई क्यूब है, ये हो गया हमारा मोर वेरिएशन और ये हो गया हमारा लेस वेरिएशन, ठीक है, क्लियर है। अब सपोज देखो, अब मैं आपको एक कंडीशन पूछता हूँ, अब यहाँ पे तो देखो दोनों का मीन सेम है, अब अगर यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि दोनों का मीन भी डिफरेंस है, तब हम इनका कैसे मेजर करें वेरिएशन। यस, सपोज मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, इवन द मीन इज डिफरेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन टू ग्रुप है ए एंड बी, दोनों का मीन भी डिफरेंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिफरेंस है। अब इनको हमें कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे, बस एनी आइडिया, 1 मिनट बताओ ब्रेक फॉर मी, आप सोचो। बताइए क्या होगा, हाउ यू मेजर which score are different। सोचो सोचो, बताऊंगा मैं, उसके पहले ये देख लें, जब तक सोचो आप वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे। देखो किस जगह पे क्या इस्तेमाल करना है, इंटरवल रेशियो स्केल में हम रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ डाल दूं कलर ब्लू, कलर ग्रीन, कलर रेड, तो रेड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ना उस टाइम पे। नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा हो, ठीक है। ऑर्डिनल डेटा हो, ऑर्डिनल डेटा मतलब रैंक में स्कोर, रैंक ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक, तो टोटल डेविएशन। और अगर सेंटर टेंडेंसी की बात करें तो क्या आएगा, मीडियन। इंटरवल और रेशियो स्केल हो, तो मीन डेविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मैंने बताया इंटरवल और रेशियो स्केल में हो तो मीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर डेटा स्क्यूड हो, डेटा स्क्यूड हो, स्क्यूड मतलब whether it is a negative skewness or positive skewness, if anyone meets this skewness you can just visit नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाला लेक्चर में ये दिया गया है,
अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका, ठीक है। उस केस में क्या इस्तेमाल करेंगे, टोटल डेविएशन। और सेंट्रल टेंडेंसी में क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, इन केस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हाट वी विल यूज, मेन मीडियन मोड क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, अगर डेटा स्क्यूड है तो यस मीडियन, है ना। क्यों इस्तेमाल करेंगे, मीडियन क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता, इसको कितना भी आगे पीछे भागे, मीडियन बड़ा ईमानदार इंसान है, वो वहीं पे रहेगा। मीन क्या है, इसके पास ज्यादा दिखा तो इधर खिसक जाएगा ठीक है, इधर की साइड है तो इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। मीन और मोड दोनों शिफ्ट होते रहते हैं। और मीडियन क्या है, एक जगह पे टिका हुआ है, यहाँ पे देखो मिडिल में हमेशा सीजी की तरह बीच में रहेगा हमेशा, ठीक है। तो स्क्यूड में क्या है, मीडियन एप्रोप्रिएट है। टर्नकेटेड डेटा हो, टर्नकेटेड डेटा मतलब क्या होता है, टर्नकेटेड डेटा मतलब जिसका हमें एंडिंग और ओपनिंग नहीं पता होता, मिडिल का स्कोर, उस केस में भी हम किसका यूज करेंगे, मीडियन, ठीक है। चलो हाँ, अभी कुछ क्वेश्चन पे वापस आएंगे वेरिएंस पढ़ने के बाद में। अब देखो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस, हमने स्क्वायर लगा दिया तो यहाँ पे जो रूट था वो हट गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट हटा के यहाँ पे था ना स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसका रूट क्या हो गया, रिमूव हो गया, ये बन गया हमारे पास में वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला सेम था बट उसके ऊपर क्या रूट था, तो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये क्या बताता है, अगर वेरिएंस ज्यादा है, वेरिएंस अगर ज्यादा है तो डेटा क्या है, डेटा क्या है, हेटेरोजेनस, ठीक है। कोई सा भी वेरिएबिलिटी अगर ज्यादा है तो डेटा क्या, हेटेरोजेनस। हेटेरोजेनस का मतलब आपको मैंने बताया, बताइए आपको हेटेरोजेनस का मतलब आपस में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये है आपका हेटेरोजेनस डेटा, ठीक है। होमोजेनियस डेटा, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, ये होमोजेनियस डेटा है, क्लियर। तो वेरिएंस होमोजेनियस डेटा में क्या होगा, ज्यादा होगा और कम होगा हेटेरोजेनियस डेटा, मतलब वेरिएंस मतलब क्या है, वेरिएशन, यार नाम से लग रहा है ना, वेरिएशन अमंग द डेटा, इफ डेटा आर वेरी फ्रॉम ईच अदर देन वेरिएंस विल बी हायर, व्हाट इट, if values are near the mean the variance will be small, in contrast values are from the same properties जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की पढ़ी वो सारी प्रॉपर्टीज है। स्टार्टिंग में आपने वो पेंट के बॉक्स देखे होंगे, तो एक बहुत ज्यादा स्प्रेड था, तो क्लोजर द मीन less will be the variability, closer the mean is the here downside, less will be the variability, ठीक है, सेम चीज है। अब आते हैं हमारा वो क्वेश्चन पे, मैंने अभी आपसे क्या पूछा था, आप सपोज कंडीशन ये आती है, कंडीशन ये आती है कि हमें दो डेटा सेट को मेजर करना है, ए और बी, पर उन दोनों की मीन वैल्यू डिफरेंस है, तो हम क्या करें, कौन सा मेथड लगाएं, यस बताइए। एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन सपोज ये है ए और बी स्कोर है, ये दिया है, इसका स्कोर यूनिट सेंटीमीटर में और इसको केजी में है। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करें, दोनों की यूनिट डिफरेंट है, अब इन चीजों में कैसे इस्तेमाल किया जाए, बताओ वेरिएबिलिटी, मुझे वेरिएबिलिटी कंपेयर करना है दो ग्रुप की, एक कंडीशन ये है कि दोनों का मीन डिफरेंस है, इसका सपोज 5 है इसका 10 है, और ये भी एक अलग ग्रुप है, इसका तो सेंटीमीटर में दिया इसका केजी में दिया, अब मैं क्या करूं, कैसे निकालूं वेरिएबिलिटी बताइए, व्हाट विल बी द वे, यस ओके, और क्या कर सकते हैं,
वेरिएबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्लियर है? दिस इज द सॉल्यूशन. If you are having a two data set when a units are different, it makes data unit free. Okay? It converts the whole data set into percentage. परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ये. और क्या देखिए फीचर्स, इफ मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको बता दी, इफ डिफरेंट यूनिट जैसे केजी में एक डेटा और एक डेटा मीटर में, अब इनका कैसे कंपेयर करें हम? ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं परसेंटेज में. देन इजीली हम बता सकते हैं जिसका परसेंट ज्यादा है उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है. इसका फार्मूला मैं बताऊंगा आपको, बहुत सिंपल है, एबीसी नेट में भी आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इफ सेकंड कंडीशन, व्हेन द मीन आर नॉट इक्वल. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? इफ मीन आर नॉट इक्वल, सपोज ए और बी है, दोनों का मीन डिफरेंट है, उस कंडीशन में भी हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इस्तेमाल कर सकते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन था एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी. राइट इट डाउन. स्टैंडर्ड डेविएशन is absolute variability, but coefficient of variance is relative variability. Clear है? Write it down. Standard deviation value for absolute variability and coefficient of variance क्या है? Relative variability. Relative to the unit, relative आपस में comparison करके बताता है. Relatively. Clear है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? यस, कौन से दो केस है? दो तीन केस बताओ. पहला केस, हाँ, और दूसरा केस, हाँ, तो उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. सपोज फॉर एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे दो कंपनी है हमारे पास, कंपनी ए कंपनी बी. ठीक है, अब इन दोनों की मेजर करना है. यहाँ पे देखो दोनों का मीन डिफरेंट है, डायमेंशन भी डिफरेंट है. अब मैं कैसे मेजर करूँ? कोई तरीका ही नहीं मेरे पास. अब यहाँ पे दिखने में तो आपको इसका वेरिएशन ज्यादा दिख रहा है इस पर स्टैंडर्ड डेविएशन, और क्या रियल में इसका वेरिएशन ज्यादा है? क्या रियल में है? हम तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते ना, दोनों का तो मीन डिफरेंट है. तो उसके लिए हम लगाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन. स्टैंडर्ड डेविएशन लिखो, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन. छोटा सा फॉर्मूला है, एग्जाम में आ सकता है, 2-3 साल एक दिन पहले आया है. छोटे छोटे जब स्टेट्स में आपको फॉर्मूला दिखे तो उनको आप पता होना चाहिए, क्योंकि उनके चांसेस आने के रहते हैं ज्यादा. जैसे इफेक्टिव साइज का मैंने बताया था, वो भी आया था एग्जाम में, क्योंकि वन वर्ड है ना. बड़े बड़े फॉर्मूले तो आते नहीं है. इफेक्टिव साइज का आपको बताया था मैंने, ये था, उसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था. इसका भी आया है. ठीक है, तो ये याद रखो, छोटे छोटे फॉर्मूले जरूर याद रखना. चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन. तो फर्स्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 15/60 * 100 * 100 करके क्या किया हमने? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट वाले का 12/40 * 200, इसको क्या करा? परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया. अब यहाँ पे देखो, हमें पहले क्या लग रहा था? स्कोर देख के क्या लग रहा था पहले कि इसका वेरिएशन ज्यादा है, बट रियल में इसका वेरिएशन ज्यादा निकला. 30% निकला इसका सीवी, और इसका सीवी कितना निकला? 25%. अब ये देखो डिफरेंट चीज है. हम कैसे बोलते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो इसका वेरिएशन ज्यादा होगा? हम उसी केस में बोल सकते हैं जिसका मीन सेम हो. याद रखना, हम उसी केस में स्टैंडर्ड डेविएशन को देखकर बोल सकते हैं कि जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है उसमें वेरिएशन ज्यादा है. किस केस में? जब दोनों का मीन सेम हो, है ना. जिस केस में सेम नहीं है उस केस में लगाना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो अब देखो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला? तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज लार्जर फॉर स्टोर बी इन कंपैरिजन टू स्टोर ए. तो क्या निकलेगा? वेरिएशन अमंग द पर्सन विजिटिंग स्टोर बी इज हायर देन स्टोर ए. व्हाट इज बच्चों? इट इज क्लियर?
Okay. Coefficient of variation, if the mean of two data set is different, then we cannot use standard deviation to predict the variability among the score. In that case, you have to use coefficient of variation. Now, after solving the coefficient of variation, you are getting this. Here, the coefficient of variation of this is 30%, and here it is 25%. Okay, so we can conclude the variation among this store B is much more. Got it? Okay. Now, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? क्या होता है स्टैंडर्ड एरर? यस, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, आपको मैं एक और चीज इंक्लूड करूंगा इसमें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन अराउंड द मीन वैल्यू. अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड एरर अराउंड द मीन, इसका मतलब क्या होगा? देखो, तुमने सही बोला, बट मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड एरर अराउंड द मीन. ये क्या है? सिंपल है, समझो. इधर बाद में लेक्चर में जाएंगे, है ना. ये क्या है? सिंपल, सॉरी, ये क्या है? पॉपुलेशन है. अब इसमें से हमने क्या किया? सैंपल ए ड्रॉ किया, सैंपल बी ड्रॉ किया और सैंपल सी ड्रॉ किया. इसका मीन सपोज आया 5, इसका मीन आया सपोज 50, उसका मीन सपोज आया 180. उनके बीच में आपस में डिफरेंसेस दिख रहा है तुमको? डिफरेंसेस है ना? इतना ज्यादा डिफरेंसेस होना चाहिए क्या? बताओ, होना चाहिए क्या डिफरेंसेस? If we draw a sample from the single population, then that mean of different population, if we draw it from the same population, it should be similar. क्योंकि एक ही कॉलेज के तो बच्चे हैं, इसमें डिफरेंस आ कैसे गया? That is called standard error around the mean. That is called standard error around the mean. इसका 5 आता, ज्यादा 6, 7, 8 आ जाता. और यहाँ पे तो डिफरेंसेस दिख रहा ना. So if you draw a sample from population, same population, अगर इनके मीन में डिफरेंसेस आता है, इनके मीन वैल्यू में डिफरेंसेस आता है, तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर अराउंड द मीन. क्लियर है? अब ये किस केस में आएगा? जो मैंने आपको पहले कंडीशन बताई थी वो सेम कंडीशन. अगर ये डेटा आपस में वेरी करता है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो डेटा अगर आपस में वेरी करता है बहुत ज्यादा, तभी आएगा ना. अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगी पॉपुलेशन में तो नहीं आएगा ना. एक जैसे बच्चे रहेंगे तो नहीं आएगा. देखो इधर, गो फॉर द लिटरेचर. If we draw a sample from the same population and compute their mean, then this mean will be not same but differ to the each other. अगर ये mean differ करता है, the variation among this mean is referred to as the standard error of mean. Standard error of mean. क्या बोला मैंने? एक पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ किया, ये निकला हमारा एक पॉपुलेशन, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा पॉपुलेशन. तो यहाँ पे देखो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है. तो दिस डिफरेंसेस, ये क्या मीन है? इसका मीन है, इसका मीन है, इसका मीन निकाला है 5, 150, 180. तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. अब ये पॉपुलेशन होमोजेनियस रहती है, तो क्या इनके मीन में डिफरेंसेस आता है क्या? बताओ. ये पॉपुलेशन ऐसी है, पॉपुलेशन अभी क्या है बताओ? पॉपुलेशन ऐसी है, बहुत वेरिएशन है पॉपुलेशन में. अब मैं सैंपल ड्रॉ करूंगा तो डिफरेंट ही आएगा ना, आपस में मीनिंग का डिफरेंट आएगा ना. बट इफ यू हैव अ पॉपुलेशन लाइक दिस, सिमिलर पॉपुलेशन हैविंग अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक,
very less difference. Then if we draw a sample from this population, then what will be the mean? It will be similar, right or not? Similar na? So here, तो क्या होगा? If the population is homogeneous, standard error of mean will be less. ठीक है? समझ में आया आपको? Standard error measuring the sample fluctuation of any statistics, it is widely used in statistical inference. It gives how well sample is true representative of the population. Note it down. It gives how well is sample is true representative of the population. अगर स्टैंडर्ड एरर बहुत ज्यादा है तो कैसे रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का? समझ लीजिए, है ना? सपोज मैंने यहाँ पे लिया, मैंने सिर्फ दो डेटा लिया, एक कंट्रोल ग्रुप लेना, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया, उसका मीन आ गया 150, इसका आ गया 50, है ना? यहाँ पे आ गया 180, इसका आ गया 200। यार आप तो मीन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, कैसे बोल देंगे रिप्रेजेंटेटिव है सैंपल? नहीं है ना? तो याद रखो, पॉइंट टू बी नोटेड, ये स्टैंडर्ड एरर हमें बताता है कि सैंपल पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड एरर कम आया, इसका मतलब पॉपुलेशन इज सिमिलर। व्हाट इट? पॉपुलेशन इज सिमिलर, पॉपुलेशन इज होमोजेनियस, इट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट इट? वरना पॉपुलेशन में वेरिएशन अभी 150 आ गया, बाद में 200 आया, तो हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे? ये तो हर बार मीन सैंपल निकाल में अलग अलग मीन बता रहा है। जब भी मैं सैंपल ड्रॉ कर रहा हूँ इस पॉपुलेशन से, तो हर बार तो अलग अलग मीन बता रहा है सैंपल का, तो मैं कंक्लूजन कैसे निकालूंगा, डिफरेंस कैसे निकालूंगा? क्लियर है? तो इसलिए देखो, इसमें इंफरेंशियल में, स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस निकालने में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसका स्टैंडर्ड एरर का। हम देखते हैं ना आपस में मीन में डिफरेंसेस आया कि नहीं आया कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। ऑब्वियसली कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो एक ही पॉपुलेशन से निकलते हैं ना, है कि नहीं? कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो एक ही पॉपुलेशन से निकलते हैं। तो हम ये कॉन्सेप्ट को लेके स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस निकालते हैं ना कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इफेक्ट आया कि नहीं आया, कंट्रोल ग्रुप में इफेक्ट नहीं आया, तो स्टैंडर्ड एरर तो उसमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा, पॉपुलेशन को तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना ही पड़ेगा, तभी तो हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस निकाल पाएंगे, मतलब कंक्लूजन निकाल पाएंगे। क्लियर है? यस। सैंपलिंग एरर, हाँ निकाल सकते हैं ना। यस, देख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पता चल रहा है इससे सैंपल का। ठीक है, अब देखो, हाँ अब देखो इसका फॉर्मूला ये रहा, ये अब यहाँ पे एक गलती मत करना, ये स्टैंडर्ड एरर अराउंड द मीन है, मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं कर रहा, एक होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एन का मतलब क्या हुआ, इसको लिखो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला लिखो सब, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आएगा। पर मैं अगर बात करूं स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे हमने पॉपुलेशन से मीन, जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से हमने सैंपल निकाले, उसका मीन में डिफरेंसेस देखा, बट अब हमें देखना है इसके स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस, हर सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंसेस देखना है। ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2n, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, दोनों में डिफरेंसेस है। अब एग्जाम में ये ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड एरर, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, वहां पे ऑप्शन कर दिया, आपको कई बार ये भी दिखता है, नजरों में आता है 2n, ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा क्या आएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, याद रखो कि क्या याद रखोगे, ये क्या है?
मीन का है। डिफरेंशिएट करना हर जरूर, जब भी आप पढ़ो टाइप्स या कुछ देखो फॉर्मूले में, तो हर चीज को डिफरेंशिएट करके पढ़ने की आदत है। क्योंकि जब ऑप्शंस आते हैं ए बी सी डी, तो हमें अक्सर गलती यही होती है, नॉलेज तो उस बारे में बहुत ही हमें डिटेल में, और हम उस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि यार बी आएगा कि ए आएगा कि बी आएगा कि ए आएगा। 50-50 लाइफलाइन तो मिलती नहीं ना वहाँ पे केबीसी से, है नहीं? आपको उस चीज का कॉन्सेप्ट का नॉलेज तो है, पर एग्जाम में हमको डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी आनी चाहिए, बिकॉज इट वाज नॉट अ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, इट इज अ एमसीक्यू एग्जाम, और आखिर में आपको चार में से एक चूज करना है। तो जब भी कुछ पढ़ो, टाइप्स वगैरह देखो या कुछ सिमिलर चीजें देखो, जैसे हमने नेगेटिव पॉजिटिव ये सब स्टीनेस पढ़ा, डिफरेंशिएट करो हर चीज। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, क्या आ गया। अब यहाँ पे देखो आपका कैरेक्टर पता चल रहा है, स्टैंडर्ड एरर। ये क्या है, ये क्या है, सैंपल साइज। अब आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था, क्या पहले बताया था मैंने, क्या पहले बताया था कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा, देखो एज, राइट डाउन, एज वी इंक्रीज सैंपल साइज it will decrease, it will decrease, it will decrease standard error, standard error। here specific terminology we are using, हाँ sampling error, बट यहाँ पे हम standard error की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। if we increase the sample size, standard error will be decreases। हमने उसमें पढ़ा था सैम्पलिंग में, जब प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। if I ask what will be the effect of increasing the sample size, option 1 आ जाएगा, standard error will remain same। second option, standard error will decrease। third option, standard error will be increase। fourth option, none of the above। your mark will be standard error will decrease। clear है? second, it is directly proportional to standard deviation। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, more the data homogeneous, homogeneous similar type का डेटा, first second property, less will be the, where less will be the standard error। ये second लिखो, more homogeneous less standard error, ये भी लिखो, write it down। लिख लिया? ओके, ठीक है, ये था हमारा स्टैंडर्ड एरर के बारे में। ये क्लास कॉन्फिडेंस इंटरवल ही हम बाद में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका वे हम नहीं जाते। नाउ आपकी स्क्रीन पे आता है पहला क्वेश्चन, जिसको पता हो रेज योर हैंड, आई विल आस्क, डोंट आंसर, दोस्त नो रेज योर हैंड। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन 15 ऑब्जर्वेशन इज n, अभिनव भाटिया, then what will be the new standard deviation if 3 is subtracted from each observation divided by n divided by 2। yes, जिसको आंसर पता है रेज योर हैंड, डोंट स्पीक। चलो बताइए बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। यस एनीवन, कोई क्लास से जाएगा नहीं अभी, एमसीक्यूज आ गया तो भाग रहे हो। इसको पता है, अपने हैंड रेस करो। यस, नाउ आंसर। अरे किसी को नहीं पता क्या, इतना सिंपल का क्वेश्चन है। पता है तो मेंशन करो, देखो लिख नहीं रहा कोई। अच्छा मैं मोबाइल से माइक में,
चलो, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। क्या आएगा? तो बी नहीं आएगा। जैसे 3 आप चलो देखते जो है, पढ़ते क्वेश्चन क्या है, कंडीशन क्या दी है? 15 ऑब्जर्वेशन मतलब 15 ऑब्जर्वेशन मतलब n स्कोर क्या है? 15 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सपोज 15, n इज इक्वल टू 15, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 6 है। नाउ what will be the new standard deviation if subtract by 3 and divide by 2? इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कुछ। बताओ बच्चों, किसका इफेक्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन पे? यस, हाँ, रिमेंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये लिख लो, राइट इट डाउन एवरीवन, everyone write it down. There will be no effect of subtraction or addition on standard deviation. अब इसको हटा दो, इसका कोई चेंजेस नहीं आएगा, but it will be affected by divide and multiply. Write it down. Effect on standard deviation. अब इसको बस डिवाइड करना है, माइनस तो होगा नहीं, तो सब्ट्रैक्ट वाला तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, बस डिवाइड करना है। 3 आंसर क्या आ गया? 3। क्लियर है? क्लियर है ना? रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, याद कर लो, इसको रट लो। There will be no effect, there will be no change if we add or subtract standard deviation. अगर हम मीन में भी कांस्टेंट नंबर, मैंने क्या बताया था आपको कुछ दिन पहले, मीन में भी हम कांस्टेंट नंबर अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंजेस नहीं आता, बट हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंजेस आता है। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड डेविएशन सुटेबल नॉन पॉपुलर ब्रांड? ओपन टू ऑल, ठीक है, सिंपल सा है। Which of the following measures is used for comparing group having unequal means in respect to their scatteredness? Yes, बताइए। Yes, coefficient of area, ठीक है। आपको रीजन बताइए, मैंने बता दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2n। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if SG of 20 observation is 4, what will be the new standard deviation if the each score is multiplied by 3? आंसर बताओ इसका जल्दी से, it will take only 1 second. हाँ, वेरी गुड, 7 या 12, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन of 100 observation is 4, what will be the new standard deviation if 2 is added to each observation? क्या? If standard deviation of 100 observation is 4, yes, क्या आएगा? 4 आएगा, no change। क्लियर है ना? तो ये था मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के बारे में टोटल, है ना? हमने पढ़ा